दोस्तों, मैं नितेश नेगी आपका स्वागत करता हूं बाजार आज तक चैनल पे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि टेगा इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ बहुत ज़बरदस्त तरीके से सब्सक्राइब किया गया, 219 गुना यो सब्सक्राइब किया गया और उसका जीएमपी रेट भी अभी बहुत अच्छा 85% के अप्रॉक्स चल रहा है। ऐसा ही इस बार हम नया आईपीओ लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं जो 7 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है। इसका नाम है रेडगेन ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ का। रेडगेन ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो ये इंडस्ट्रीज़ अपने क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी है और टॉप नंबर 1 इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आती है। तो हम देखेंगे कि क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए। ये फैसला वैसे आपको लेना है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं, क्या इसकी डिटेल्स है, क्या इसका वर्किंग मॉडल है और क्या इसकी भविष्य की योजनाएं हो सकती हैं। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा और ये देखना होगा कि क्या इस बार भी टेगा आईपीओ की तरह अगर हम इसमें निवेश करें तो क्या हमारा पैसा डबल होने के चांस हैं या नहीं। लेकिन क्योंकि कई और इंडस्ट्रीज़ भी हैं जिनके नाम बड़े थे पर दर्शन खोटे हुए हमें देखने को मिला कि लोगों ने उसमें सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो बहुत सी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है और इस पे निवेश करना है या नहीं, ये हमें इसका फ़ैसला हमें लेना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या इस कंपनी की पूरी जानकारी है। चलिए। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम सब ने बताया था कि 7 दिसंबर को रेडगेन का आईपीओ आ रहा है। अगर इस आईपीओ की बात करें तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके पास्ट रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे रहे हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि लास्ट आईपीओ जो हमारा लास्ट वीडियो था टेगा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर था, उसका मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस रहा था और लोगों ने इसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से सब्सक्राइब किया था और अभी उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं रेडगेन भी ऐसी कंपनी है जो अपने क्षेत्र में बहुत अग्रणी है और बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर उसके पुराने रिकॉर्ड्स, रेवेन्यूज़, उसके फाइनेंशियल्स, अगर सभी चीज़ों पे नज़र डालें तो हमें लगता है कि ये कंपनी ऐसी है जो फ्यूचर में हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो हमें इसकी पूरी जानकारी लेनी होगी और निवेश करने से पहले सभी बातों को गौर से देखना होगा कि हमें इसमें निवेश करना भी चाहिए कि नहीं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी कि कैसा रहेगा ये आईपीओ और क्या इसमें निवेश की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी से रिलेटेड, कंपनी से संबंधित कुछ जानकारियों पे हम गौर करेंगे कि कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है, कैसा काम कर रही है और कितने लोगों से ये जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कंपनी बेसिकली ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट करने से मतलब ये इस क्षेत्र में खुद नहीं है, ये अपने कस्टमर्स को ये कुछ सुविधाएं प्रदान करती है और उसके बेस पे ये काम करती है। हम आगे भी बात करेंगे कि कैसे ये काम करती है। अभी हम ये जान लेते हैं कि अभी इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और आगे कैसे कार्य कर रही है। अगर नेक्स्ट देखें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट भानु चोपड़ा जी द्वारा 2004 में किया गया था, जो वर्तमान में इसकी सीईओ भी हैं और बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। मेनली बात की जाए अगर इस कंपनी के कार्यक्षेत्र की, तो ये कंपनी लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड। मेनली कंपनी सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क करती है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे उसको सॉफ्टवेयर्स को कस्टमाइज करके प्रोवाइड करे, होटल इंडस्ट्रीज़ को, ट्रैवल एजेंट्स को प्रोवाइड करे, चाहे एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करे। डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ को ये लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सर्विस कैसे, सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस, डेटा बेस्ड सर्विस, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि सास की बात कर रहे हैं हम। सास एक टर्म होती है दोस्तों जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो कंपनीज डिफरेंट कस्टमर्स को, डिफरेंट अपने क्लाइंट्स को, ऐसी कंपनी सास के बेस्ड होती है। हम उसे सास कहते नहीं हैं, वो सास बेस्ड सिस्टम पे वर्क करती है कंपनी। हम इसे आगे भी और जानेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट बात करें तो कंपनी ने अभी तक करीब
1400 कस्टमर्स को अपनी सर्विस दे चुकी है और बहुत सक्सेसफुली दे चुकी है। अगर इंटरनेट के ऊपर अगर उसके रिकॉर्ड्स भी देखे जाएँ और इनके क्लाइंट्स का लेवल भी चेक किया जाए कि कौन से लेवल के क्लाइंट्स इस पे वर्क कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि मेक माई ट्रिप, यात्रा.com और ऐसे बहुत से इंडस्ट्रीज़ हैं जो हॉस्पिटैलिटी या होटल इंडस्ट्रीज़ और ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रही हैं। उन सभी को ये सभी प्रकार की अपने प्रोडक्ट या सुविधाएं प्रदान कर रही है और बहुत सक्सेसफुली रन कर रही है। नेक्स्ट देखें अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए दोस्तों, अगर कोई कंपनी इतने सारे कस्टमर को हैंडल कर रही है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो कुछ काम मैन्युअली होना बहुत मुश्किल है। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो होटल्स की ले लें, अगर ट्रैवल के ले लें, एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ को ले लें, इनका बहुत सा डेटा होता है, इनकी प्राइसिंग होती है, इनकी प्राइसिंग हमें कैलकुलेट करनी होती है कि अगर आप एयरलाइंस की टिकट दे रहे हैं तो किस वे में दे रहे हैं, सबका डेटा मेंटेन करना। तो ये सब एक कह सकते हैं किसी पर्सन के थ्रू मैन्युअली वर्क करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये लोग यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर्स का ये लोग यूज़ कर रहे हैं और अपनी हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें तो अभी करंट की बात करें तो करीब 3000 होटल्स को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और करीब इनके 5500 क्लाइंट्स अभी ऑल ओवर द ग्लोबली वर्ल्ड है। मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ आपसे अभी, ये मैं सिर्फ आपको इंडिया से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, इनका जो भी वर्क है वो इंडिया और इंडिया से बाहर भी है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, ये सभी जगह पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कि जैसे अगर कोई जर्मनी से या कोई जापान से या अमेरिका से यहाँ आना चाहता है या ट्रैवल करना चाहता है और उससे सब टाइप की सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी हैं, चाहे होटल हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे टैक्सीज़ हो, चाहे कार रेंटल हो, चाहे शिप क्रूज़ हो, सभी तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कहेंगे कि उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डिफरेंट टाइप के इनके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू सारी बुकिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें वहाँ से यहाँ आना है या यहाँ से वहाँ जाना है हमें, तो डेफिनेटली हम कहाँ जाएंगे, हम डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट साइट्स के ऊपर जाएंगे, वहाँ से हम अपनी होटल्स की बुकिंग कर सकेंगे, वहाँ उनकी पिक्चर्स देख सकेंगे, उनके प्राइस को कंपेयर कर सकेंगे, ये सब कुछ हम कर सकेंगे। तो ये सारा वर्क शो करती है वो यही कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या फिर ये अगर इनका डेटा मेंटेन नहीं करती तो ये उनको कस्टमाइज़ करके सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है कि वो खुद उसे मेंटेन कर सके, पर उसका सॉफ्टवेयर का जो मेंटेनेंस, ये सॉफ्टवेयर जो है वो उनको अपने क्लाइंट्स को बना के देती है। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि कंपनी किस तरीके से ये काम कर रही है। आगे हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस की बात करें सॉफ्टवेयर की, तो ये कंपनी, हमने जैसे कहा कि इनके बहुत ही प्रीमियम लेवल के क्लाइंट्स हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि booking.com हो गया, ओयो हो गया, एंड मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा.com हो गया, ओला हो गया। बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो हम देखते हैं, कहीं हम ट्रैवल करने जाते हैं या कहीं भी आए दिन हम इन कंपनीज़ की सुविधाओं को यूज़ करते हैं। तो इन सभी कंपनीज़ को RateGain जो है वो बहुत ही कह सकते हैं मिनिमम प्राइसेस के अंदर अपनी सुविधाएं प्रदान करता है या प्रोडक्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू करा रहा है, डेटा सर्विसेज के थ्रू करा रहा है, कैसे भी करा रहा है। तो बेसिकली इन सभी कंपनीज़ के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क कर रहे हैं। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं या इनकी फैसिलिटीज़ हैं उनको मेंटेन करके कस्टमर तक पहुंचाने का कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के रूप में भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये आपस में प्राइस कंपैरिजन भी करते हैं कि अगर हम ओयो का रूम ले रहे हैं, booking.com के थ्रू ले रहे हैं, तो उनके उस डिस्ट्रीब्यूशन में उन्हें ये फ़ायदा होता है कि वो कंपैरिजन ईजीली कर लेते हैं कि यार अगर मुझे 2000 रुपये का यहाँ रूम पड़ रहा है तो मुझे booking.com के अंदर 3000 का पड़ रहा है, या फिर मुझे कार रेंटल्स में क्या रेट पड़ रहे हैं, मुझे कोई कार बुक करनी है, कोई क्रूज़ बुक करना है, व्हाटएवर कुछ भी, तो उसके अंदर ये लोग कंपैरिजन भी बहुत इजीली कर लेते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज यही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डास सर्विसेज। जैसे हमने सास की बात करी थी वैसे ही डास की बात करेंगे, कहीं ना कहीं ये उसी का ही पार्ट है सॉफ्टवेयर के थ्रू, कि डास मतलब कि डेटा रिलेटेड सर्विसेज कह सकते हैं, या डेटा एज अ सर्विसेज। डेटा एज अ सर्विसेज की बात करेंगे तो
ये कंपनी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए डेटा मेंटेन का काम करती है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा होटल है और मेरे फ्रेंड का कोई होटल है या ट्रैवल एजेंसीज हैं, तो हमारा एक किसी चीज़ का पैकेज होगा डेफिनेटली, ठीक है, चाहे वो टूर से रिलेटेड हो, चाहे आपके रहने से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से। तो उसके अंदर ये लोग डेटा मेंटेन करते हैं कि आपके पास इतने रूम्स हैं, लग्जरी, डिलक्स हैं, उनका ये रेट है, उनका ये प्राइस है, राइट, उनका पूरा डेटा मेंटेन। तो डेटा एज ए सर्विसेज के लिए ये लोग पूरा वर्क करते हैं, क्योंकि ये लोग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम देखें तो होटल इंडस्ट्री हो गया, ट्रैवल एजेंट्स हो गया, उनका डेटा, उनके एडवर्टीजमेंट, क्रूज़ लाइन्स हो गया, क्रूज़ लाइन मतलब जो क्रूज़ हो रहे हैं उनकी बुकिंग से रिलेटेड, एंड एयरलाइंस की, चाहे वो इंडिगो हो चाहे कोई भी एयरलाइंस हो, उन एयरलाइंस की बुकिंग, उनकी प्राइसिंग का कंपैरिजन, एंड कैब रेंटल्स, अगर आपको कहीं भी जाना है पूरे इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया, वहाँ पे अगर कैब्स बुक करनी है, कार बुक्स करनी है पर्सनल खुद के लिए, तो ये सारा डेटा इन लोगों के पास होता है और ये लोग इसे मेंटेन करते हैं और बहुत सिक्योरली मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आगे हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट इन पे कुछ लॉज लेके आए, या क्योंकि डेटा रिलेटेड आजकल बहुत से इश्यूज हम देखने को देख रहे हैं कि डेटा लीक हो रहा है या वॉटेवर कुछ भी कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर कह सकते हैं, पर अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर टोटल जो डेस्क का वर्क है डेटा सर्विसेज और सॉफ्टवेयर का, बहुत ही सक्सेसफुली रेटकैन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी जो सर्विसेज, जैसे हमने देखा कि डास की सर्विसेज हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, सेम एज वेल एज जब ये सारी अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स दे रहे हैं डेटा में, तो कहीं ना कहीं ये आपकी मार्केटिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी वर्क करते हैं। अगर मेरी कोई इंडस्ट्री है या मेरी होटल्स हैं या मेरी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, उसकी मार्केटिंग पूरी सोशल मीडिया के अंदर इनके थ्रू की जाती है, इनकी पूरी टीम होती है, ठीक है, क्योंकि इनका आपके पास डेटा होता ही है पूरा कंप्लीट, तो ये पूरा डेटा के हिसाब से उसका कंपैरिजन करते हैं, कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको इस प्राइस के ऊपर ऑफर्स देने चाहिए या इस प्राइस के ऊपर आपको अपना प्रोडक्ट या जो भी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि ये फिर कंपैरिजन करके उस हिसाब से आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ये लोग एज ए इन्फ्लुएंसर वर्क करते हैं। इन्फ्लुएंसर मीन्स कि अगर ये लोग कहीं ना कहीं कस्टमर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं और चाहते हैं कि कस्टमर आए और उन प्रोडक्ट्स को ले, उन फैसिलिटीज़ को ले और हम इनके जो क्लाइंट्स हैं उनका बिजनेस ग्रोथ करें। हॉस्पिटैलिटी एंड इंडस्ट्रीज़ एडवर्टीज़मेंट का भी ये लोग वर्क करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि एक अगर हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट टाइप की जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कम्प्लीटली कस्टमर बेस्ड है और हम ये नहीं कह सकते कि ये परमानेंट कस्टमर बेस्ड है। हर बार आपके पास कोई नया फ्रेश कस्टमर आएगा, राइट, और एक जगह से नहीं, एक पर्टिकुलर रीज़न से नहीं, आपके पास में कहीं से भी वो आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी एडवर्टीज़मेंट करना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट सोर्सेज हैं सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत से सोर्सेज हैं हम कह सकते हैं इनके, और वेबसाइट्स पे हो गया डिफरेंट, तो ये लोग इसकी भी वर्क करते हैं। होटल पिक्चर्स की जो हमने इसमें मेंशन किया है, होटल पिक्चर्स का मतलब अगर मान लीजिए कि मेरा होटल है या आपका होटल है, तो हम कहीं ना कहीं अपने होटल्स की डिटेल्स देंगे, लेकिन डिटेल देने से कभी भी किसी को ये नहीं पता चलेगा कि मेरी चीज़ की क्वालिटी कैसी है, वो दिखने में कैसी है, उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो ये लोग कहीं ना कहीं कुछ पिक्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अगर आप किसी ऐप्स वगैरह पे जाते हैं और कोई रूम की बुकिंग करते हैं, तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट डिलक्स हो गया, लग्जरी हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ के रूम्स अवेलेबल होते हैं, उनका इंटीरियर अलग होता है, उसमें फैसिलिटीज़ अलग होती है, किसी में फूड की फैसिलिटी एक्स्ट्रा होती है, किसी में बेडिंग की फैसिलिटी होती है, किसी का सी फेसिंग होता है, राइट, और कुछ स्विमिंग पूल की फैसिलिटी, किड्स के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी। तो ये डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ हैं, अगर इनको ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू दिखाते हैं, तो इसके लिए इनके पास पिक्चर्स, इनके पास में वीडियोज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके थ्रू ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट।
देन अगर बात करें नेक्स्ट ऑफर एंड एट्रैक्टिव प्राइजेस, जैसे हमने पहले भी बताया था कि ऑफर एंड एट्रैक्टिव प्राइजेस मींस कि रेट्स को कंपैरिजन किया जाता है, सीज़न के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं ये लोग कि अभी क्या सीज़न चल रहा है, क्या टूरिज़्म का सेशन चल रहा है या अगर रेनी सीज़न चल रहा है तो किस एरिया के अंदर होटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है या सर्दी है उस सीज़न के अकॉर्डिंग ये लोग जो वेदर है कंपैरिजन करते हैं और ऑफ़र और प्राइस को कैलकुलेट करते हैं कि कस्टमर कहाँ ज़्यादा आ सकते हैं, क्लाइंट्स कहाँ ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये भी ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट कस्टमर से जोड़ने की कोशिश करते हैं और कस्टमर को दिखाते हैं कि हाँ ये हमारे प्राइजेज़ हैं, बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस है, आप यहाँ आके इन्हें ले सकते हैं। एंड ग्लोबली होटल्स एंड एयरलाइंस, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये कंपनी सिर्फ इंडिया के लिए वर्क नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी वर्क करती हैं। करीब इसके 5500 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और डिफरेंट 3-4 हज़ार से ज़्यादा होटल्स में इन लोगों का वर्क चलता है। डिफरेंट एयरलाइंस से रिलेटेड, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड, इन सभी में ये लोग वर्क करते हैं। तो सिर्फ आप यहाँ नहीं, हम कह सकते हैं ग्लोबली भी कंपनी वर्क कर रही है। तो हमें इन सभी चीज़ों को देखना होगा क्योंकि इसका IPO आने वाला है और हमें इन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। बेसिकली बिजनेस मॉडल, क्योंकि रेवेन्यू तो जो हो रहा है वो तो हमें दिखेगा ही, लेकिन फ्यूचरिस्टिक क्या हो सकता है क्योंकि फ्यूचर के रेवेन्यू आप नहीं देख सकते। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा बिजनेस मॉडल इसका स्ट्रांग होगा तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगी। अभी तक भी इस कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, अपने बहुत अच्छा वर्क किया है, पर आगे किसी चीज़ को देखने के लिए हमें बिजनेस मॉडल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि कंपनियां बहुत स्ट्रांग थी, रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग थे उनके, चाहे क्वार्टर के देखें चाहे ईयरली के देखें, बट कहीं ना कहीं लोगों ने उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम दिखाया और इसलिए उनके IPO उतना सक्सेसफुल नहीं हुए। तो हमें ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होंगी कि सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेशन से हम जनरेट अगर अच्छा हो रहा है, आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, उसको नहीं, हमें बिजनेस मॉडल को भी ध्यान रखना चाहिए। तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत टाइप से है, बहुत तरीके से फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, सॉफ्टवेयर्स में भी है, डेटाज में भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग्स में भी है, बहुत सी जगह पे इनका बिजनेस चल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इनकी फाइनेंशियल समरीज की, जैसा हम कह रहे थे कि इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी अच्छे हैं, खासे अच्छे हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहा। सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडस्ट्री अगर इम्पैक्ट हुई है हम कह सकते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैवल इंडस्ट्री हुई है। पोस्ट कोविड के बाद भी हुई है और कोविड के टाइम में तो हुई है, क्योंकि लोग गवर्नमेंट्स ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे थे, इसलिए टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, राइट। तो हम अगर देखें कि इनके टोटल रेवेन्यूज़ की बात करें तो 31 मार्च 2020 तक की बात करें तो 4,576 करोड़ का रेवेन्यू हमने देखा था। ये करीब करीब हम कह सकते हैं कि ये जो रेवेन्यू है करीब करीब कोविड आने से पहले का रेवेन्यू हम कह सकते हैं, क्योंकि कोविड मार्च एंड के अंदर आया था, राइट। उसके बाद की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इनका 50% डाउन हुआ बिजनेस। अगर इनका टोटल रेवेन्यूज़ की बात करें तो 2,640 करोड़ का हम देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू। तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल आया है जो सभी इंडस्ट्रीज़ पे आया है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू ये माइनस में नहीं है, हम कह सकते हैं हाफ ज़रूर हुआ है 50%। और उसके बाद अगर अभी 31 अगस्त तक की बात करें 5 से 6 महीने तो 1312 करोड़, जो कंपेयर टू लास्ट रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर है। तो डेफिनेटली हम यही कहेंगे कि अगर कंपनी का जो भी लॉस हो रहा है वो धीरे धीरे कवर कर रही है। अगर कोविड के आगे इम्पैक्ट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा कोविड नहीं फैलता, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ग्रोथ करेगी, क्योंकि सभी जब कंपनी हॉस्पिटैलिटी की हो गई, चाहे कोई भी कंपनी है, वो ग्रोथ करेंगी, तो ये कंपनी भी डेफिनेटली ग्रोथ करेगी। तो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर कोविड पे ध्यान ना दिया जाए तो हमारे हिसाब से ये फ्यूचर में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर हम देखें इसका जो IPO आने वाला है 1335 करोड़ का IPO लेके आने वाले हैं। तो IPO की कुछ डिटेल्स पे अगर नज़र डालें हम लोग, तो IPO जैसे दोस्तों हमने बताया था कि 7 दिसंबर को इसका IPO आना है, मतलब कि जस्ट अभी 2 दिन ही बचे हैं IPO आने में। तो और जो क्लोजिंग है वो आपकी 9 दिसंबर की होगी। टोटल 1335 करोड़ का ये लोग IPO लेके आने वाले हैं। और अगर
आप लोग जब IPO में भरते हैं तो इसके अलॉटमेंट्स जो होंगे वो करीब 4 से 5 दिन बाद 14 दिसंबर को इसके अलॉटमेंट्स होंगे। और अगर आपका IPO नहीं खुल पाता या आपको नहीं मिल पाते इसके लॉट्स, तो फिर आपका 15 दिसंबर तक अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और फाइनली उसके 2 दिन बाद इस IPO की लिस्टिंग 17 दिसंबर को हो जाएगी। तो कह सकते हैं 10 दिन का टोटल टाइम है। 10 दिन के अंदर इसके अंदर सभी जो भी काम होने हैं, चाहे वो निवेश करना हो, लिस्टिंग हो, अपडेट्स हो, रिफंड्स हो, जो भी है ये सब कुछ 10 दिन में है। और 17 को इसकी मार्केट के अंदर लिस्टिंग होनी है। तो आप लोग देखिए, डेट्स का ध्यान रखिए थोड़ा सा। और नेक्स्ट की अगर बात करें तो IPO की प्राइस की बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। IPO का जो प्राइस है 405 रुपये से लेकर 425 रुपये, आप लोग जो है 425 रुपये तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या करें तो ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि अगर इसके रुझान पॉजिटिव रहे तो फिर हाई रेट पे ही जाना ज़्यादा बेटर है। मार्केट लॉट्स की अगर बात करें तो हमने बताया कि जैसे कि आप एक लॉट की बात करें तो 35 शेयर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे इसके अंदर, और 425 रुपये के आसपास का एक शेयर आपको पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आप एक सिंगल लॉट के लिए, जो कि मिनिमम लॉट होता है, सिंगल लॉट के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं 14,875 रुपये आपको देने होंगे। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे तो मैक्सिमम आपका 1,93,375 रुपये इन्वेस्ट होगा इसके अंदर। तो दोस्तों, आप एक अकाउंट से 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपको ज़्यादा चांस चाहिए कि हमारे IPO लगे, तो उसके लिए सभी जानते हैं कि आपके पास डिफरेंट अकाउंट्स होना चाहिए, डिफरेंट पैन कार्ड नंबर से होने ज़रूरी हैं, तब जाके आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट अकाउंट से। क्योंकि एक ही अकाउंट से अगर आप इतने लॉट्स अप्लाई करेंगे तो चांस कम बनते हैं कि आपका IPO लगे। तो इसका रेट, इसकी डेट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें, हालांकि अभी IPO लॉन्च नहीं हुआ है देखा जाए, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर काफ़ी इसकी गहमा गहमी बनी हुई है। तो अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव में चल रहा है, हम कह सकते हैं। जैसे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर 3 और 4 तारीख की बात करें तो दोनों दिन ये ग्रे मार्केट प्रीमियम अप्रॉक्स सेम रहा है। 4 तारीख को 125 रुपये के आसपास ये ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखने को मिला है। और हम जानते हैं कि 425 रुपये इसका आपका लॉट का इसका शेयर का रेट है एक लॉट का। तो 425 रुपये का जो है, उसके बाद अगर हम इसको जोड़ें तो करीब 550 रुपये इसमें आते हैं। और 3 तारीख को भी सेम रहा है, 4 तारीख को बढ़ाया है। 4 तारीख की सुबह ज़रूर ये थोड़ा सा चेंज हुआ था, ये करीब 128 रुपये के आसपास तक गया था, लेकिन उसके बाद इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आया और ये अप्रॉक्स सेम अपने प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग 125 रुपये के ऊपर स्टेबल हो गया। तो अभी तक तो हम कह सकते हैं कि अभी लॉन्चिंग नहीं हुई है और अभी भी GMP अच्छा खासा बना हुआ है, करीब 30% के आसपास इसमें बढ़त बनी हुई है। तो शुरुआती दौर में बहुत अच्छा इसका रुझान रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि लोग इसमें कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, QIBs NIs में क्या आप लोगों को उसी वक्त देखना पड़ेगा कि कितना ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर। बिज़नेस मॉडल हम आपको समझा ही चुके हैं और सब चीज़ें हम लोग ध्यान रख चुके हैं इसके अंदर कि कौन सी चीज़ कैसे होनी है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस कंपनी के सभी बिज़नेस मॉडल को देखा, इसके वर्किंग को देखा, ये कैसे काम कर रही है, कौन कौन से इनके क्लाइंट्स हैं, क्या क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं, क्या इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, IPO की इसकी कंप्लीट डिटेल, कितने रुपए का IPO है, कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब तक आप लोग निवेश कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, अपना स्वयं का भी स्वाभाविक यूज़ करिएगा और देखिएगा, रिसर्च करिएगा और ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है निवेश करने के लिए। हम लोग 9 तारीख तक कर सकते हैं। और पढ़िए और जानिए, देखिए कि लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, कितना गुना इसका सब्सक्रिप्शन हो सकता है, कितना गुना सब्सक्राइब हो रहा है। उसके हिसाब से आपका डिसीजन, आप फैसला लीजिएगा कि आपको इस IPO में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे भी हम लोग इस IPO से संबंधित जो भी जानकारी है, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग आपको देते रहें। और
आगे भी हम लोग इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। अगले 2-4 दिनों में ऊपर नीचे हो सकता है, लोग इसमें निवेश भी करेंगे, कुछ लोग हो सकता है इंटरेस्ट ना दिखाएं, तो जो भी चेंजेस होंगे हम इसको अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा इस आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स ली, क्या इसका वर्किंग मॉडल है, क्या इसके रेवेन्यूज़ रहे हैं, क्या इसका पिछले 1 साल के अंदर रेवेन्यू सिस्टम रहा है और उसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं, क्या इसका वर्किंग मॉडल है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सास हो, चाहे डास हो, जो भी हमने देखें तो हम देखा है कि कंपनी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। पर अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि ये डेटा सर्विसेज में वर्क कर रही है, तो हो सकता है भविष्य में गवर्नमेंट डेटा से रिलेटेड कोई रेगुलेशंस लेके आए और हो सकता है कि इस कंपनी पे इम्पैक्ट करे वो रूल्स और रेगुलेशंस। तो थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका रेवेन्यू का 30% पार्ट जो है वो टॉप 10 कस्टमर्स जो इनके हैं, टॉप 10 कंपनीज, उससे जनरेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका ज़्यादा मुनाफे का जो पार्ट है वो सिर्फ 10 कंपनियों पर डिपेंडेंट है और इनका मोस्टली जो रेवेन्यू है, जैसे 79% रेवेन्यू हम कह सकते हैं वो नॉर्थ अमेरिका और कुछ कंट्रीज से आता है। तो कह सकते हैं कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं या जो बिज़नेस है वो कुछ पर्टिकुलर कंपनीज़ या कुछ पर्टिकुलर एरिया से बहुत ज़्यादा आता है। अगर कल को उन पे कुछ इम्पेक्ट आता है तो कंपनी के मुनाफों में या कंपनी के रिजल्ट्स पे इसका इम्पेक्ट आ सकता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं रिस्क फैक्टर की, उसे भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे क्या इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम्स चल रहे हैं और क्या इसके अंदर निवेशकों ने कितना निवेश किया है, कितनी रुचि ली है। इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल जानकारी चाहिए हो और आर्थिक पहलुओं पर नज़र डालनी हो तो आप जा सकते हैं हमारे पेज पे bazaarajtak.com। आपको नीचे स्लाइड के अंदर और साथ के साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन के ऊपर उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा सकते हैं। आप कई आर्थिक चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आईपीओ से रिलेटेड अपडेट्स हो, शेयर मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, किसी भी प्रकार की चीज़ से रिलेटेड अगर आप चाहें फाइनेंस में तो आप हमारे पेज पे जाके उसे देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।